हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाइज ज्ञान। आज हम लोग बिहार मोटर व्हीकल्स रूल्स 1992 के चैप्टर 10 को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर 9 तक डिस्कस कर लिया था। जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज क्लेम्स एंड ट्रिब्यूनल्स, क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। ये ट्रिब्यूनल्स बहुत सारे डिपार्टमेंट में है, जैसे एम्प्लॉयमेंट क्लेम्स एंड ट्रिब्यूनल्स, रेल ट्रिब्यूनल्स। ये सब ट्रिब्यूनल्स उस डिपार्टमेंट में न्याय जुरिडिक्शन के लिए कार्य करता है। इसका फॉर्मेशन इसलिए किया गया है कि कोर्ट पर ज़्यादा लोड ना हो, जो भी सिविल कोर्ट है, हाई कोर्ट हुए, ये सब पे ज़्यादा लोड ना है और न्याय प्रक्रिया फास्ट हो। आपको पता है कि कोर्ट में कितना ज़्यादा लोड है, इसलिए तो न्याय आने में समय लग जाता है। हम लोग यहाँ पर व्हीकल से रिलेटेड जो भी एक्सीडेंट होते हैं उसके क्लेम्स और ट्रिब्यूनल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग पीडीएफ और डिस्कशन के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करें और आप लोग हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। रूल्स नंबर 226, प्रोसीजर रिगार्डिंग कंपनसेटिंग एराइजिंग आउट ऑफ एक्सीडेंट। मीन्स कोई भी एक्सीडेंट होता है तो उसके जो कंपनसेशन होते हैं, उसके मुआवजा के लिए क्या क्या प्रोसीजर होता है वो यहाँ पे डिस्कस है। तो पॉइंट नंबर वन में जो मेंशन है बातें कि जो कंपनसेशन के लिए फॉर्म है, फॉर्म COMPA, ये फॉर्म फिल करके अप्लाई करना होता है। जो भी स्पेसिफाइड पार्टिकुलर्स होते हैं, ब्यौरा होते हैं, वो सब देने होते हैं। ओके। पॉइंट नंबर 2, इसमें जो मेंशन है कि इस प्रकार के जो एप्लीकेशन को ट्रिब्यूनल में भेजा जाता है या ट्रिब्यूनल में एक से अधिक मेंबर होते हैं, ओके, तो चेयरमैन को भेजा जाता है बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, ओके, या जो भी मेंबर को चेयरमैन ऑथराइज किए हुए उसे दे सकता है। डायरेक्ट देने के केस में एप्लीकेंट एक डुप्लीकेट कॉपी ले लेगा और सारे जो भी कागज होंगे उसमें साइंड बाय द एप्लीकेंट, सिग्नेचर होना चाहिए एप्लीकेंट का। पॉइंट नंबर 3 है एप्लीकेशन के साथ क्या क्या अपेंडेंट करना है, एप्लीकेशन के क्या साथ संकलन क्या क्या करना है, वो सर्टिफिकेट और जो भी उसके नॉलेज में फैक्ट्स है, सही है, वो देना है और सारे पर एप्लीकेंट का सिग्नेचर करना है। ओके, ये सब बातें कही गई। जो पॉइंट नंबर 5 है, देयर शैल बी अपेंडेड टू एवरी सच एप्लीकेशन टू द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, नेमली क्या क्या एप्लीकेशन के साथ साथ जमा करना है वो यहाँ पे मेंशन है। FIR कॉपी, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सीडेंट, ओके, रेस्पेक्ट के एक्सीडेंट के केस में FIR कॉपी डालना है। जो पॉइंट नंबर 2 है, दुर्घटना का मेडिकल सर्टिफिकेट या पोस्टमार्टम का जो भी रिपोर्ट है या डेथ सर्टिफिकेट है वो भी संलग्न करना है, अपेंडेड करना है। ओके। जो पॉइंट 3 है, इसमें जो मेंशन है कि व्हीकल के ओनरशिप एंड इंश्योरेंस का ब्यौरा जो है वो एक्सीडेंट में जो व्हीकल एक्सीडेंट में इन्वॉल्व है इसका ब्यौरा देना है। उसका ब्यौरा कहाँ से मिल जाएगा? उसे RTO के द्वारा या पुलिस स्टेशन से ये सब चीज़ें मिल जाएगी। रूल्स नंबर 227, इसमें फ़ी के बारे में डिस्कशन है। तो हमने यहाँ पे इसको स्किप किया है फ़ी के बारे में। जब हम लोग वहाँ पे जब इसके जो अमेंडमेंट है, ये फ़ी और जो न्यू फ़ी अभी चल रही है उसको हम कंपेरिजन करेंगे तो वहाँ पे अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए मैंने इसे स्किप किया है। ओके। रूल्स नंबर 228, एक्सरसाइज ऑफ पावर ऑफ सिविल कोर्ट। ओके, यहाँ पे क्या बात है, इसमें द क्लेम्स ट्रिब्यूनल्स में एक्सरसाइज ऑल द पावर ऑफ ए सिविल कोर्ट, ओके, मोटर व्हीकल एक्ट द रूल्स मेड देयर मीन्स ऐसा कोई रूल्स मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में मेंशन नहीं हो, नॉट इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट 1988, तो ट्रिब्यूनल सिविल कोर्ट के शक्ति का प्रयोग कर सकती है। यही यहाँ पे बात कही गई है। सिविल कोर्ट की शक्ति का कैसे प्रयोग करेगी, कब करेगी। 229 रूल्स हैं, डायरी ऑफ द प्रोसीडिंग्स। ओके, द क्लेम ट्रिब्यूनल शैल मेंटेन ए ब्रीफ डायरी ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑन एन एप्लीकेशन फॉर कंपनसेशन। ओके, जो इसमें बात कही गई कि ट्रिब्यूनल्स जो है वो कंपनसेशन के एप्लीकेशन पर जो भी कार्यवाही होगी उसका संक्षिप्त विवरण रखेगा। मीन्स सारे जो भी प्रोसीडिंग्स होंगे, कार्यवाही होंगे, वो सबके ब्यौरा उनको रखना है ट्रिब्यूनल। रूल्स नंबर 230, असिस्टेंस ऑफ एक्सपर्ट्स। द क्लेम ट्रिब्यूनल may for the purpose of adjudicating upon any claims, okay, more than
not more than 2% having technical special knowledge with respect to tribunals for the purpose of assisting the tribunal in the holding of inquiry। मीन्स कि इसमें जो बात कही गई है कि एक्सपर्ट की जो सलाह होगी वो एक्सपर्ट को वो रखेंगे। ट्रिब्यूनल को अगर किसी इंक्वायरी के निर्णय में एक्सपर्ट की आवश्यकता पड़ेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 व्यक्तियों को रख सकता है। ये बातें यहाँ पे कही गई। पॉइंट नंबर 2, द एक्सपर्ट शैल परफॉर्म सच फंक्शन एज द ट्रिब्यूनल मे डायरेक्ट। एक्सपर्ट ऐसा काम करेगा जो ट्रिब्यूनल उसे दिशा निर्देश देगा। ये बातें यहाँ पे कही गई। पॉइंट नंबर 3 में ट्रिब्यूनल रिम्यूनरेशन इफ एनी टू बी पेड टू द एक्सपर्ट शैल इन एवरी केस इज डिटरमाइंड बाय द ट्रिब्यूनल। मीन्स ट्रिब्यूनल डिटरमाइन करेगा कि एक्सपर्ट को हर केस के लिए कितना रिम्यूनरेशन मिलेगा, कि मीन्स कितना पैसा काम के लिए मिलेगा। ये बातें यहाँ पे कही गई है। रूल्स नंबर 231, अपीयरेंस ऑफ लीगल प्रैक्टिशनर। द क्लेम्स ट्रिब्यूनल में इन इट्स डायरेक्शन अलाउ एनी पार्टी टू अपीयर बिफोर इट थ्रू ए लीगल प्रैक्टिशनर। मीन्स कि किसी भी पार्टी के लोग को ट्रिब्यूनल के निर्देश पर अपना वकील, मीन्स जो लीगल प्रैक्टिशनर होते हैं वो वकील ही जानते हैं सारे रूल्स रेगुलेशन, तो वो अपने लीगल प्रैक्टिशनर के साथ अपीयर हो सकते हैं। वो अपने साथ एक वकील रख सकते हैं उसके जो भी केसेस हैं उसको देखने के लिए। ये आप ऐसे भी देखे भी होंगे आपने। रूल्स नंबर 232, एग्जामिनेशन ऑफ एप्लीकेंट। On receiving an application under Rule 226, examine the applicant upon oath. Okay, tribunal case may be the chairman. मीन्स इसमें जो बात कही गई है रूल 226 के तहत, जो हमने ऊपर पढ़ा था, जो सबसे पहला रूल था, एप्लीकेशन प्राप्त होने के बाद ट्रिब्यूनल जांच करेगी, एप्लीकेंट से ओथ भी दिलवा सकती, शपथ जैसे ओथ देखते होंगे गीता पे रख के ऐसे करेगी, और ये सारे जांच को लिखित में ट्रिब्यूनल रखेगी और उसमें ट्रिब्यूनल के मेंबर या चेयरमैन का साइन होगा। ये सब जो एप्लीकेंट्स हैं एप्लीकेशन जो देंगे उसके साथ ये होगा। रूल्स नंबर 233, समरी ऑफ डिसमिसल ऑफ एप्लीकेशन। ओके, एप्लीकेशन के बर्खास्त का संक्षिप्त विवरण के बारे में यहाँ पर डिस्कस है कि कब उसको बर्खास्त कर दिया जाएगा एप्लीकेशन, ये बातें। ओके, द क्लेम्स ट्रिब्यूनल में आफ्टर कंसिडरिंग द एप्लीकेशन एंड द स्टेटमेंट इफ एनी ऑफ द रिकॉर्डेड अंडर रूल 232 ओके डिसमिस द एप्लीकेशन इफ नो रीजन टू बी रिकॉर्डेड। द ट्रिब्यूनल ओपिनियन देयर आर नो सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग देयरविथ। मीन्स अगर जो भी फैक्ट्स और रीजन एप्लीकेशन के द्वारा दिए गए हैं और उसमें कार्यवाही के लिए कोई आधार नहीं है तो ट्रिब्यूनल एप्लीकेशन को बर्खास्त कर सकती है, डिसमिस्ड कर सकती है। ओके, ये बातें यहाँ पे कही गई है। आपको समझ में आना चाहिए कि क्या क्या पावर है जो क्लेम्स एंड ट्रिब्यूनल्स के, वो आपको ध्यान में रखना है। जो हमने बता रहे हैं उससे यही कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उसके क्या पावर है। वो डिसमिस कर सकती है किसी का, अगर किसी का कार्रवाई के लिए आधार नहीं है तो। अगर उसका डिसमिस करता है तो वो अपील कर सकता है, नहीं करता अपील कर सकता है, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। रूल्स नंबर 234, नोटिस टू अपोजिट पार्टी। Okay, if the application is not dismissed under Rule 233, the claims tribunal shall send the insurer or the owner of the driver of motor vehicle against whom the applicant claims. Means अपोजिट पार्टी को नोटिस देने के संबंध में अगर एप्लीकेशन डिसमिस नहीं हुआ तो ट्रिब्यूनल्स इंश्योरर या ओनर या ड्राइवर जिसके खिलाफ भी क्लेम करता है उसे नोटिस भेजेगा। जिसके खिलाफ जो एप्लीकेंट है वो क्लेम करता है तो उसके खिलाफ वो उसके पास नोटिस जाएगा ट्रिब्यूनल के तरफ से। रूल्स नंबर 235, एग्जामिनेशन ऑफ अपोजिट पार्टी। ओके, द अपोजिट पार्टी मे एंड रिक्वायर क्लेम ट्रिब्यूनल और बिफोर और द फर्स्ट हियरिंग। ओके, ये चीज़ें बात कही गई एप्लीकेशन में। मीन्स ये ट्रिब्यूनल अपोजिट पार्टी को अपने पक्ष में जो भी बयान है वो लिखित में देने की अनुमति दे सकता है पहली सुनवाई में या उससे पहले और बिफोर द फर्स्ट, और जो भी बयान होगा उसे भी ट्रिब्यूनल एग्जामिन करेगा, जैसे 232 में हमने पढ़ा था। रूल्स नंबर 236, फार्मिंग ऑफ इशू। इसमें जो भी इशू है उसका निर्धारण कैसे होगा, कैसे करेगी, वो यहाँ पर डिस्कस है। तो आफ्टर कंसिडरिंग एनी रिटन स्टेटमेंट एंड द रिजल्ट ऑफ एनी एग्जामिनेशन ऑफ द पार्टीज, ओके, विद द फ्रेम रिकॉर्ड अपॉन द
राइट डिसीजन अपीयर्स टू बी द टेकन। मीन्स कि जो भी इशू है, ओके, सारे रिटन स्टेटमेंट और पार्टीज के फैक्ट्स को एग्जामिन करने के बाद ट्रिब्यूनल जो भी लॉ है उसके अनुसार उस इशू पर आगे बढ़ेंगे, जिस पर सही निर्णय निर्भर करता है। ये ट्रिब्यूनल्स का काम है कि जो लॉ है उसके अनुसार उस इशू पर वो आगे बढ़ेंगे ताकि सही निर्णय मिल सके जिसको ज़रूरत है सभी को। रूल्स नंबर 237, डिटर्मिनेशन ऑफ इशू। Okay, after forming the issue, the claim tribunal shall proceed to record evidence. Okay, each party may desire to produce. मीन्स इशू के निर्धारण, जो इशू है, कोई मुद्दा है, उसके निर्धारण के बाद ट्रिब्यूनल सबूत दर्ज कर सकता है। जो भी पार्टी चाहता है कोई भी सबूत देना वो कर सकता है। ये बातें यहाँ पे कही गई है। रूल्स नंबर 238, समनिंग ऑफ विटनेस। ये जो है विटनेस को बुलाना, ये सब बातें यहाँ पे कही गई है। इफ एन एप्लीकेंट इज प्रेजेंटेड बाय एनी पार्टी टू प्रोसीडिंग फॉर साइटेशन ऑफ विटनेस, द क्लेम्स ट्रिब्यूनल शैल ऑन पेमेंट ऑफ सच एक्सपेंसेस एंड फी, ओके, अपीयरेंस इज नॉट नेसेसरी फॉर ए जस्ट डिसीजन ऑफ द केस। मीन्स इसमें जो बात कही गई कि अगर कोई पार्टी विटनेस का मीन्स बात कहती है, विटनेस के हवाला देती है, तो ट्रिब्यूनल उस पर डिसीजन लेगी। अगर आवश्यकता होती है तो ट्रिब्यूनल उसे खर्च देकर, जो उसे बुलाएगी, उसे जो भी खर्च होगा उसे आने जाने का वो खर्च भी देगी। ये बातें यहाँ पे कही गई। रूल्स नंबर 239, रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस। ओके, इसमें जो बात कही गई है कि जो भी साक्ष्य हैं उसके रिकॉर्ड के बारे में यहाँ पर डिस्कस है। The member consisting of the claims tribunal chairman will make the brief memorandum of substance of the evidence of every witness as examination of the post. Okay, इसमें जो बात कही गई कि जो भी विटनेस है उनके सारे शब्द को रिकॉर्ड किया जाएगा या उन्हें रिटन में देना होगा और उस पर विटनेस का सिग्नेचर होगा। ये सभी रिकॉर्ड का एक हिस्सा होगा। मीन्स विटनेस के भी सारे रिकॉर्ड मीन्स जितने भी बात कही गई है, जितने भी उनके तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं, उनको रिकॉर्ड में रखा जाएगा। ये बातें यहाँ पे कही गई। रूल्स नंबर 240, लोकल इंस्पेक्शन। ओके, लोकल इंस्पेक्शन। तो जो पॉइंट नंबर 1 है कि ट्रिब्यूनल किसी भी टाइम, एनी टाइम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंक्वायरी, मीन्स किसी भी टाइम जांच से पहले जहां पर एक्सीडेंट हुआ है वहां पर विजिट कर सकती है। ओके, विजिट कर सकती है। मे बी उन्हें उस केस के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन किसी पर्सन से पता चल सके। ये सब बातें यहाँ पे कही गई। पॉइंट नंबर 2 है एनी पार्टी ऑफ द, ओके, मीन्स कि कोई भी पार्टी या रिप्रेजेंटेटिव, जैसे किसी ने लीगल प्रैक्टिशनर को अपने रिप्रेजेंटेटिव ले रखा है, अपॉइंट कर रखा है, तो वो इंस्पेक्शन के समय साथ रह सकता है। ओके, ये बातें पॉइंट 2 में कही। पॉइंट नंबर 3, इसमें ट्रिब्यूनल इंस्पेक्शन के बाद, ओके, फैक्ट्स जो भी होंगे उसको ब्रीफली रिकॉर्ड रखेगा, मीन्स संक्षिप्त रूप में रिकॉर्ड रखेगा। और अगर कोई पार्टी इसे देखना चाहता है, एनी पार्टी हु डिजायर टू सी, तो वो देख सकता है। ट्रिब्यूनल उसे इसकी कॉपी भी दे सकता है। ओके, ये बातें यहाँ पे कही गई। पॉइंट नंबर 4, द मेमोरेंडम फॉर्म। ओके, ये जो भी मेमोरेंडम है, जो ये सब तथ्य को जुटाया जा रहा है जिस तरह से वहाँ पे लोकल इंस्पेक्शन के दौरान, ये सब भी रिकॉर्ड का एक भाग है, इसे भी रिकॉर्ड में रखना है। ओके, ये बातें यहाँ पे कही गई है। नेक्स्ट जो हमारा है रूल नंबर 241, समरी ऑफ एग्जामिनेशन। ओके, इसमें जो बात कही गई है कि ड्यूरिंग द क्लेम्स ट्रिब्यूनल ड्यूरिंग अ लोकल इंस्पेक्शन और ओके, कोई भी ड्यूरिंग लोकल इंस्पेक्शन या एनी अदर टाइम कोई भी व्यक्ति जो इससे रिलेटेड हो उसका एग्जामिन कर सकता है ट्रिब्यूनल्स। अगर इंफॉर्मेशन है उसके पास तो एज ए विटनेस, ओके, एज ए विटनेस उसे लाना है या नहीं लाना, ये सब पर ट्रिब्यूनल विचार कर सकती है। ओके, ये बातें यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 में कही गई। जो पॉइंट नंबर 1 में कही गई, पॉइंट नंबर 2, नो एथ शैल बी ओथ शैल बी एडमिनिस्ट्रेटेड टू ए पर्सन एग्जामिन अंडर सब रूल 1। ओके, तो ये जो रूल नंबर 1 के द्वारा जो आएंगे, इस तरह से जो भी पर्सन ट्रिब्यूनल लेके आएंगे
तो उसको उसका ओथ नहीं होगा, उसके ओथ नहीं लिया जाएगा। ये बातें यहाँ पे कही गई हैं। ओके। रूल्स नंबर 242, रिकॉर्डिंग ऑफ रीजंस फॉर पोस्टपोनमेंट। ओके, एंड वन हियरिंग रिकॉर्ड द रीजन। ओके, अगर ट्रिब्यूनल्स को लगता है कि एक सुनवाई में आवेदन का निपटारा नहीं हो सकता है तो ट्रिब्यूनल्स रीजन के साथ, ओके, रीजन के साथ पोस्टपोनमेंट को रिकॉर्ड करेगा। मीन्स ये भी एक रिकॉर्ड, इसे भी रिकॉर्ड में रखना है कि क्यों पोस्टपोन हुआ है, क्यों एक हियरिंग में नहीं हो पाएगा, इसका भी रीज़न देना है और इसको रिकॉर्ड में रखना है। क्योंकि ये सब जो ट्रिब्यूनल्स बनते हैं वो सब फास्ट करने के लिए, सारे प्रक्रिया को फास्ट करने के लिए ये सब होते हैं। रूल्स नंबर 243, जजमेंट। ओके, इसमें जो बातें कही गई है, ट्रिब्यूनल्स जो भी ऑर्डर पास करेगी, ओके, इन पासिंग ऑर्डर, जो भी निर्णय के लिए या कोई इशू पर, तो उसे संक्षेप में रिकॉर्ड में रखना है। मीन्स जजमेंट में जो ऑर्डर पास होगी, किसी भी कारण से कोई ऑर्डर पास होता है तो उसे भी एक रिकॉर्ड में रखना है। तो क्या क्या चीज़ रिकॉर्ड में रखना है, हमने लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है रूल नंबर 244, एप्लीकेशन ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर्स। तो ये जो बातें हैं, इसमें जो बातें कही गई है कि अगर ऐसा होता है कि ट्रिब्यूनल के पास कोई प्रावधान या नियम नहीं है तो इसका प्रोसीजर कोड ऑफ सिविल 1908 के तहत होगा। रूल्स नंबर 246, प्रोसीजर रिगार्डिंग कंपनसेशन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नो फॉल्ट। मीन्स बिना किसी गलती पर मुआवजा के बारे में जो प्रक्रिया है, ये जो प्रक्रिया है ये हम लोग पढ़ेंगे जब चैप्टर 10 पढ़ेंगे, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 पढ़ेंगे। तो उसमें जो पढ़ना है, लायबिलिटीज विदाउट फॉल्ट इन सर्टेन केसेस। मीन्स कि ओनर, जिस गाड़ी का ओनर है वो गाड़ी को ड्राइव नहीं कर रहा है, बट उसका अगर कोई भी लायबिलिटीज है उसके पास, कि अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो उससे फाइन उसे ही देना पड़ेगा। ये चीज़ें हम लोग जब पढ़ेंगे चैप्टर 10, लायबिलिटीज विदाउट फॉल्ट इन सर्टेन केसेस, तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो 1 है, इसमें जो एप्लीकेशन है जो कंपनसेशन के लिए मांग करेगा, उसके लिए फॉर्म CWF को फिल करना होगा और जो भी उसमें पार्टिकुलर्स स्पेसिफाइड है वो फिल करके उसे जमा करना है। उसके 3 कॉपी होने चाहिए। ये बातें कही गई है। पॉइंट नंबर 2 है, एप्लीकेशन शैल बी एक्कम्पेनिड बाई फी ऑफ 10,000 रुपीज़ इन द फॉर्म ऑफ कोर्ट फी स्टाम्प्स एंड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स नेमली। जो ये फ़ी है, इस फ़ी में चेंजिंग हुआ या नहीं हुआ हमने नहीं चेक किया, बट आप यहाँ पे याद रखिए कि मोटर व्हीकल एक्ट बिहार मोटर व्हीकल्स रूल्स 1992 के थ्रू 10,000 रुपीज़ का एक स्टाम्प, कोर्ट फी स्टाम्प आपको जमा करना होगा एप्लीकेशन के साथ। और क्या क्या चीज़, FIR कॉपी और इंजरी सर्टिफिकेट या पोस्टमार्टम सर्टिफिकेट इन केस ऑफ डेथ होता है तो पोस्टमार्टम सर्टिफिकेट या इंजरी सर्टिफिकेट, और इंजरी होता है घायल होते हैं तो। जो नेक्स्ट सर्टिफिकेट है, हायरशिप सर्टिफिकेट इन केस ऑफ डेथ। मीन्स कि अगर डेथ किसी का होता है तो उसके जो हायरशिप सर्टिफिकेट, मीन्स कि उत्तराधिकारी हैं या कोई लीगल नॉमिनी है, ये सब चीज़ें उनको जमा करना होगा, उनको एक प्रूफ देना होगा। जो 4th पॉइंट है, 4th सर्टिफिकेट लगेगा, जो व्हीकल इन्वॉल्व है एक्सीडेंट में उसके ओनरशिप का डिटेल देना होगा। बाय द कहाँ से वो लाएंगे, रजिस्टरिंग अथॉरिटी के द्वारा उनको पता चल जाएगा। जो 5th जो सर्टिफिकेट लगेगा, पार्टिकुलर्स ऑफ इंश्योरेंस ऑफ द व्हीकल इन्वॉल्व इन द एक्सीडेंट। मीन्स कि एक्सीडेंट का तो आपको करवाना है, जो हमने 3rd पार्टी जो इंश्योरेंस पढ़ा था, हर व्हीकल का इंश्योरेंस होना चाहिए। तो इंश्योरेंस का जो भी इन्वॉल्व है, जो भी कंपनी, पार्टिकुलर्स ऑफ इंश्योरेंस ऑफ द व्हीकल इन्वॉल्व इन द एक्सीडेंट, ये भी सर्टिफिकेट उनको जमा करना हो। ओके, इसमें जो है, नो फी शैल बी चार्ज फॉर द प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन फॉर कंपनसेशन मेड अंडर दिस रूल। कोई भी चार्ज नहीं लगेगा प्रोसेस के लिए, एप्लीकेशन के प्रोसेस के लिए कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 10,000 रुपीज़ का जब एप्लीकेशन आप जमा करने जाइएगा तो ये होना चाहिए कोर्ट फी। ये बिहार BMVR 1992 के
हम 1992 अभी पढ़ रहे हैं, इसमें कुछ चेंजिंग हुए होंगे तो उसे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद जो फोर्थ है, द क्लेम ट्रिब्यूनल शैल डिस्पोज ऑफ द एप्लीकेशन फॉर द कंपनसेशन विद इन 6 वीक फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के मिलने के विद इन 6 वीक में क्लेम एंड ट्रिब्यूनल्स उसको डिस्पोज कर देगी। ओके, जो नेक्स्ट पॉइंट है 6th, द क्लेम ट्रिब्यूनल शैल नॉट रिजेक्ट एनी एप्लीकेशन मेड अंडर दिस रूल। कोई भी एप्लीकेशन आता है इसके अंडर तो उसको रिजेक्ट नहीं कर सकती है क्लेम ट्रिब्यूनल, अगर उसमें एनी ग्राउंड ऑफ टेक्निकल डिफेक्ट के कारण, बट शैल गिव नोटिस टू द एप्लीकेंट एंड गेट द डिफेक्ट रेक्टिफाइड। और कोई भी गलती है तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए वो कह सकती है, लेकिन इसको कैंसिल नहीं कर सकती है। ये बातें यहाँ पे डिस्कस की गई है। रूल्स नंबर 247, रिसिप्ट ऑफ कंपनसेशन पेड। मीन्स कंपनसेशन पेड होने के बाद उसका रिसिप्ट लेना है। मीन्स अपॉन पेमेंट ऑफ कंपनसेशन द क्लेम ट्रिब्यूनल शैल ऑब्टेन ए रिसिप्ट फ्रॉम द क्लेमेंट। मीन्स कि जो इसको कंपनसेशन मिल जाता है तो उससे एक रिसिप्ट लेगी और कंसर्न इंश्योरर और ओनर को और व्हीकल के जो ओनर है उसको भी भेज सकती है फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्ड के लिए। ओके, रूल्स नंबर 249, मैनर ऑफ अपील्स। अगर किसी भी तरह का जो क्लेम्स एंड ट्रिब्यूनल्स न्याय देती है तो अगर कोई उससे सहमत नहीं है तो वो भी अपील कर सकता है। अपील कहाँ कर सकता है? तो फ्रॉम ए मेमोरेंडम साइंड बाय द एप्लीएंट और एन एडवोकेट और अटॉर्नी ऑफ द हाई कोर्ट। यहाँ पे एडवोकेट के पास या अटॉर्नी ऑफ द हाई कोर्ट जो भी ऑथराइज्ड है इन द बिहाफ ऑफ एप्लीकेंट इन द प्रेजेंटेड टू द हाई कोर्ट। ओके, हाई कोर्ट अगर जिसको अपॉइंट करता है उसको ऑथराइज करता है उसको, उसके पास वो अपील कर सकता है, या अटॉर्नी ऑफ द हाई कोर्ट के पास या एडवोकेट के पास। ये सब चीज़ें बात कही गई कि आपको अपील, जो क्लेम्स एंड ट्रिब्यूनल्स के जो भी अपील हैं उनके जो न्याय हैं उनसे अगर आप सहमत नहीं है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सारे जो रूल्स थे चैप्टर 10 के उसको डिस्कस किया है और जो भी इम्पोर्टेंट थे उसको मैंने डिस्कस किया। और एक बार आप लोग ज़रूर रूल्स को, सारे रूल्स को एक बार ज़रूर देखें। अगर आपको PDF अगर चाहिए इसका तो आप YGN जो टेलीग्राम है आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, आप वहाँ पे डिस्कशन कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।